नमस्कार। पिछले वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की या वर्णों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे। आज की वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के मध्य जो मूलभूत मौलिक अंतर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ण और जाति में क्या अंतर है इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय संस्कृति की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो भारत का सामाजिक संगठन रहा है। यानी प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो भारत का सामाजिक संगठन रहा है और प्रारंभ से ही इस सामाजिक संगठन या कहें कि सामाजिक जीवन का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था रही है, जो कालांतर में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और वर्तमान जो भारतीय समाज है उस वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति जो व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत की जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में हम जाति और वर्ण शब्द का जो प्रयोग है वो समान अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। यानी हम जाति और वर्ण शब्द का प्रयोग एक समान अर्थ के लिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जाति और वर्ण शब्द दोनों ही पृथक पृथक हैं। जाति वर्ण जो है वो जाति व्यवस्था से सर्वथा पृथक एक व्यवस्था है। देखिए, वर्ण शब्द जो है उस वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वर्ण करना। वर्ण करना, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना। वर्ण यानी कि चयन करना। और जब हम इस शब्द का प्रयोग जब हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जब हम इस वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ यानी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ण शब्द का प्रयोग जो है वो व्यवसाय या कर्म के चयन के अर्थ में किया गया है। यानी व्यवसाय और कर्म का चयन करना, उसी के आधार पर समान कर्म यानी समान व्यवसाय करने वाले लोगों का एक अलग वर्ग बनाया गया है। दोबारा दोहराना चाहूँगा, वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वर्ण करना यानी चयन करना। और यह चयन किस आधार पर किया गया? भारतीय अगर सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह चयन किस आधार पर किया गया है? गुण या कर्म के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर। अर्थात भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, जो भारतीय सामाजिक संगठन में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में इस वर्ण शब्द का प्रयोग व्यवसाय, गुण या कर्म के चयन के अर्थ में ग्रहण किया गया है। अर्थात वर्ण जो है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो समान गुणों या समान कर्म या समान व्यवसाय के आधार पर किसी वर्ग विशेष में रखे जाते हैं। इसकी पुष्टि जो है वो गीता से भी होती है। भगवत गीता जो कि महाभारत का ही एक पार्ट, छठा पर्व जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व के जो 18 अध्याय हैं उन 18 अध्यायों को ही गीता कहा जाता है, जो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उस गीता में इस वर्ण व्यवस्था का जो विवेचन है वो स्पष्ट रूप से मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैंने गुण व कर्म के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण किया है। इससे इस शब्द
की प्रासंगिकता जो है, वर्ण शब्द की प्रासंगिकता सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैंने गुण व कर्म के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण किया है, जिसकी पुष्टि मनुस्मृति से भी होती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही क्षुद्र होता है, यानी प्रत्येक मनुष्य जन्मना क्षुद्र होता है, यानी जन्म से क्षुद्र होता है, परंतु अपने संस्कारों से द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनता है। यानी जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, वो पूर्णतः अंधकार में होता है, परंतु वह जैसा ज्ञान, गुण या कर्म उसके जो होते हैं, उन कर्मों से ही वह ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय बनता है। संस्कार का तात्पर्य वे कर्म जिनसे शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो प्रारंभ से ही गुण, कर्म व व्यवसाय रहा है, न कि जन्म। और इस वर्ण व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो एक प्रकार से समाज में संतुलन बनाए रखने के साथ साथ समाज को संगठित बनाए रखना भी था। जबकि जाति जो है, जाति एक नवीन अवधारणा है, एक नई अवधारणा है। जाति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जन्म। अगर इस जाति शब्द को भारतीय सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जाति शब्द का अर्थ है जन्म, यानी उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। जाति क्या है? क्या हम सामान्य से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता की जाति क्या है, यानी पिता की जो संतान है वो भी उसी जाति में मानी जाएगी, क्योंकि आपका जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो आपके जन्म, उद्भव के आधार पर किया जा रहा है। जाति का शाब्दिक अर्थ है जन्म, और जब हम इस शब्द का प्रयोग भारतीय सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में करते हैं या जाति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो वहाँ इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है कि जन्म अर्थात उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। सूत्र साहित्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उनमें सूत्र साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। सूत्र साहित्य में जो न्याय सूत्र है उसमें स्पष्ट कहा गया है समान प्रस्वात्मिका जाति, समान प्रस्वात्मिका जाति अर्थात जिनके जन्म का मूल स्रोत समान हो वे एक जाति का निर्माण करते हैं। जिनके जन्म का मूल स्रोत समान हो वे एक जाति का निर्माण करते हैं। जैसे मानव जाति, सिंह जाति, हाथी जाति, सूअर जाति, क्योंकि सभी का जन्म का जो स्रोत है वो, जो मूल स्रोत है वो समान है। मनुष्य ने मानव योनि से जन्म लिया है, सिंह ने सिंह योनि से जन्म लिया है। इस प्रकार जिनके जन्म का मूल स्रोत समान होता है वो एक जाति का निर्माण करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है जो है वो ये है कि हर जाति विशेष के प्राणियों के शारीरिक अंगों में समानता पाई जाती है। पहली विशेषता तो होगी कि जिनके जन्म का मूल स्रोत समान हो। दूसरी विशेषता है कि हर जाति विशेष के प्राणियों के शारीरिक अंगों में समानता पाई जाती है। जैसे कि मानव जाति में सभी मनुष्यों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह होता है। हम सभी जानते हैं 2 पैरों पर मानव चलता है। यानी प्रत्येक जाति के प्राणियों के शारीरिक अंगों में समानता पाई जाती है। हाथी के जैसे हाथी जाति में उत्पन्न जो होता है हाथी,
उसके 4 पैर 1 सूंड होती है, हम सभी जानते हैं। तीसरी जो विशेषता बताई गई है जाति व्यवस्था की, वो ये है कि भिन्न जातियां आपस में संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती, अर्थात एक जन्म जाति दूसरी जन्म जाति में परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी कि भिन्न जातियां आपस में संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या हाथी मनुष्य उत्पन्न कर सकता है, या मनुष्य सिंह उत्पन्न कर सकता है? यानी एक जाति दूसरी जाति, ये जो भिन्न जातियां हैं, ये आपस में संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। और इसी आधार पर न्याय सूत्र में कहा गया है कि जाति जो है वो ईश्वर निर्मित है। अगर इन तीनों विशेषताओं को देखा जाए तो इनके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मानव अपने आप में, संपूर्ण मानव जो है, सभी मानव अपने आप में एक अलग जाति है, लेकिन हमने मानव को ही अनेक जातियों में विभाजित कर दिया। क्यों? संपूर्ण मानव अपने आप में एक जाति क्यों है? क्योंकि न तो उनके जन्म का मूल स्रोत भिन्न है, सभी के जन्म का मूल स्रोत समान है, सभी मानव योनि से जन्म लेते हैं। दूसरी विशेषता, सभी के शारीरिक अंगों में समानता पाई जाती है। और तीसरी विशेषता जो मैंने बताई थी, आपस में संतानोत्पत्ति है वो एक ही जाति के कर सकते हैं। मानव के साथ संसर्ग कर ही मानव जाति या संतान है वो उत्पन्न कर सकता है। और इसी विशेषता के आधार पर संपूर्ण मानव जो है, सभी मानव जो है वो एक जाति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रारंभ से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था रही, लेकिन कालांतर में हमने इन जन्म आधारित जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को आपस में मिश्रित कर एक नवीन जाति व्यवस्था का उद्भव, नवीन जाति व्यवस्था मतलब, लेकिन कालांतर में हमने इस जन्म आधारित व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में है वो परिवर्तित करने का प्रयास किया। यहाँ जाति शब्द का अर्थ ही भिन्न है, लेकिन हमने ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, यानी वर्ण व्यवस्था में इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया, यानी वर्ण व्यवस्था को हमने जन्म आधारित बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है वो कालांतर में जन्म आधारित होने के साथ साथ मानव जाति के विभिन्न समूहों का भी जन्म के आधार पर है वो अलग अलग जातियों और उपजातियों में वर्गीकरण किया जाने लगा। और समय के साथ साथ ये जातियां और उपजातियां भी अपनी गतिशीलता के गुण के कारण नई नई जातियों और उपजातियों में और अधिक उपजातियों में विभाजित होती चली गई। आज बहुत सारी जातियां प्रचलित हैं। वर्ण व्यवस्था में तो केवल 4 ही वर्ण थे। प्रारंभ में यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होकर 4 ही जातियां रही कारण, लेकिन धीरे धीरे अनेक जातियों का उनकी जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर है वो अनेक जातियों और उपजातियों का है वो निर्माण होता है। क्योंकि जाति व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो गतिशीलता रही। अगर हम जाति और वर्ण व्यवस्था के मध्य मोटे तौर पर अगर हम अंतर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था का आधार है गुण, कर्म, व्यवसाय। जाति का आधार क्या है? जाति व्यवस्था का आधार है जन्म या उद्भव। वर्ण व्यवस्था में जहाँ संपूर्ण समाज को उनके गुण या कर्म के आधार पर 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है, वहीं जाति व्यवस्था में संपूर्ण सामाजिक संगठन को अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया गया है। इसी प्रकार जो तीसरा अंतर दिखाई देता है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था में जहाँ व्यक्ति
कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता था, यानी वर्ण व्यवस्था में वर्ण परिवर्तनीय था। यानी ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण हो सकता था। यानी व्यक्ति क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो व्यक्ति जैसे कर्म यानी व्यवसाय करता था उसी के आधार पर उसे उस वर्ण में गिना जाता था। जबकि जाति परिवर्तनीय नहीं है, जाति जन्म आधारित होती है, जाति जन्म जात होती है, जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। चौथा जो अंतर दिखाई देता है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति के कर्म को महत्व यानी गुणों को महत्व दिया गया है, वहीं जाति व्यवस्था में व्यक्ति के जन्मना अधिकारों या जन्मजात बाध्यता को महत्व प्रदान किया गया है। जन्मना अधिकार यानी ब्राह्मण का पुत्र पैदा हुआ है तो वो संभवतः है उसको मानना पड़ेगा भाई जन्मना अधिकार है, ये भी श्रेष्ठ है। यानी जन्मना अधिकारों को है वो बाध्यताओं को महत्व दिया गया है, जबकि वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति के कर्म को, जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वो अपने कर्मों से ही महान होगा, यानी कर्म को महत्व दिया गया है वर्ण व्यवस्था में। पांचवा जो अंतर दिखाई देता है वो है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप और जाति व्यवस्था का स्वरूप। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप है वो यानी कोई भी व्यक्ति वर्ण परिवर्तित कर सकता है, ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही सरल और उदार है, जबकि जाति व्यवस्था का स्वरूप अत्यंत ही जटिल और कठोर है। क्या आप जाति परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वर्ण परिवर्तित कर सकते थे। जैसा कर्म करोगे अपने आप ही उस कर्म उस वर्ण में है वो आपकी गिनती की जाएगी, गणना की जाएगी। छठी जो विशेषता है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था में जहाँ चारों वर्णों को समान सामाजिक परिस्थिति या समान सामाजिक स्थिति प्रदान की गई है, यानी वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों को समान महत्व दिया गया था, चारों वर्णों जो थे उनको समाज में समान स्थिति प्रदान की गई थी, जबकि जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच, अस्पृश्यता, भेदभाव आदि पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति, ऊंच नीच बहुत अधिक पाई जाती है, भेदभाव बहुत अधिक पाया जाता है। यानी कि यह ऊंच नीच आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है जाति व्यवस्था। और वर्ण और जाति व्यवस्था में जो अंतिम अंतर है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था में भिन्न वर्णों में विवाह जो है वो निषिद्ध नहीं है। प्राचीन काल से ही हमें, उत्तर वैदिक काल से ही हमें इस प्रकार की अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें एक वर्ण के व्यक्ति द्वारा दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ है वो विवाह किया गया था। अर्थात वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह कर सकता था, विवाह निषिद्ध नहीं था। जबकि जाति व्यवस्था में भिन्न जाति में विवाह को पूर्णतः निषिद्ध किया गया। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में अनेक अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन जाति शब्द का हम अर्थ जो है वो सही अर्थों में कभी लगा ही नहीं पाए। जाति यानी एक ही मानव जाति, मानव जाति में विवाह हो रहे हैं, होने भी चाहिए। क्या मानव जाति हाथी जाति से विवाह कर सकती? नहीं कर सकती। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने इस जाति शब्द का जो अभिप्राय है वो ही वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निकाल रखा है। जाति व्यवस्था में है वो भिन्न जो जाति है उसमें विवाह को पूर्णतः निषिद्ध माना गया है। तो आज के वीडियो में हमने है वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो थी उसके ऊपर है वो विस्तृत चर्चा की, उसमें दोनों के मध्य अंतर को जानने का प्रयास किया। अगला जो वीडियो है उसमें हम संस्कारों के ऊपर चर्चा करेंगे। संस्कार जो है वो अलग अलग जो सूत्र साहित्य है, स्मृति साहित्य है, उनमें संस्कारों की संख्या अलग अलग मिलती है, कहीं पर 40, कहीं पर 28, परंतु अधिकांश जो विद्वान हैं वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 16 संस्कारों के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्कार
दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस कार। सम प्लस कार अर्थात वे कर्म जिनसे शुद्धि होते हैं, अर्थात वे कर्म जिनसे शुद्धिकरण होता है। ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनसे शुद्धिकरण होता है, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।